महल के अंदर की साजिशें, ये बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा, ये विद इन पार्टी पॉलिटिक्स है। योगी से चिढ़ रहे हैं, योगी से डर रहे हैं, योगी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश ऐसा बोला ही जाता है। अरे आप क्या कंट्रोल करेंगे? अगर आप मुझको कहा गया है कि आप राजशेखर जी को कंट्रोल करेंगे और आप उसके बाद राजशेखर जी के पैर छू लें, तीसरी बार अगर वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर उसकी दावेदारी कहां कहां तक होगी। और मजे की बात अब ये देखिए, योगी ने चुप्पी साध रखी, और भी तमाम लोग हैं जो दूसरी जातियों से ताल्लुक रखते हैं, उनको अचानक ब्राह्मणों से बड़ा जो है प्रेम उमड़ आया है। ये योगी को सवाल है कि क्या अभिमन्यु भी बनाने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट उन्होंने बताया 26% और योगी का 24%। ये लखनऊ वर्सेस दिल्ली नाम की कोई चीज चल रही है क्या? वो मठ में बैठा हुआ साधु, उसका औरा अपनी जगह है। और आपको मैं ये अंदर की खबर बता रहा हूं, अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी या जो अनुशासनहीनता की बात है, वो नए नए ताजा बने अध्यक्ष जी पंकज चौधरी ने कही है। कहीं ना कहीं योगी के खिलाफ भी तो एक माहौल पार्टी के अंदर से भी दिखाई दे रहा है। असली कहानी पे आप यहाँ पहुंचे। बाहर वाले केवल मजे ले रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने ही नकार दिया इस बैठक को। जिन सज्जन ने ये बैठक बुलाई थी, पंचानंद पाठक, तो आपने सलमणि त्रिपाठी के मुंह में डाल के कि नहीं साहब दोबारा बैठक होगी। उनका जो रुख रवैया है वो ये बताता है कि साहब वो वहां कुछ उन्होंने महसूस कर लिया। बिना आग के तो धुआं नहीं उठता ना। विधायकों का इकट्ठा होना, बीजेपी के ही ब्राह्मण विधायकों का इकट्ठा होना, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, ताकि उनकी कभी योगी जी के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं रही। लेकिन अब हो क्या रहा है कि राख को कुरेदते हुए धुआं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब ठाकुरों की बैठक हुई, जब कुछ नहीं बोला गया, तो ब्राह्मणों की बैठक में को क्यों ऐसे वो किया जा रहा है? तो ये भान था इनको कि भाई इसके बाद तो गद्दी योगी की तरफ जाएगी। लेकिन क्या ये जो उनकी अपनी ताकत है, यही पार्टी के अंदरूनी परेशानियों का कारण है? पहुंच रहा था कि वो बिठाई हुई गोटी नहीं है कि आप कुछ भी उनसे करवा लेंगे। अब आपको कैसे बताऊं कि वो यारों का यार है। लोग कह रहे हैं अरे साहब वो ठाकुरों के मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। अरे कितने ठाकुरों को तो देखा हमने, उन पत्ते काट दिए या उनको अपमानित कर दिया। कि 27 में अगर योगी उम्मीदवार हैं तो योगी आ रहे हैं, इससे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भाई साहब योगी की फॉलोइंग मठ की और महाराष्ट्र से लेके कहां तक है? आपके भिवानी हिसार तक। या तो वो वहां मुख्यमंत्री है या फिर उसी कैलिबर में मामला चाहिए, नहीं तो फिर तो वो अपना मठ से हैंडल कर लेंगे। हमारा योगी शेर है। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अगला चुनाव योगी लड़ेंगे, कि मोदी जी अब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। और इनफैक्ट ये पार्टी जो है वो अमित शाह जी चला रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राज्य में ब्राह्मणों ने बिगुल फूंक दिया है? पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी जानकारी और क्या है इनसाइड पॉलिटिक्स, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर जी। राजशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजशेखर जी, आप गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ की भी सबसे बड़ी पहचान गोरखनाथ मंदिर से ही जुड़ी हुई है। वहीं के वो सबसे बड़े मठाधीश हैं और बाद में यूपी के सीएम हैं। उनकी दूसरी बड़ी पहचान। अब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण उनके साथ बहुत नाराज हैं, ब्राह्मणों ने बिगुल फूंक दिया है। क्या है असली कहानी? आप मेरा परिचय कराते हो, पहले तो नमस्कार। नमस्कार। और आपके दर्शकों को भी। आप मेरा परिचय कराते हुए एक चीज मिस कर रहे हैं। कि मैं ब्राह्मण भी हूं। मैं इसलिए नहीं बोला था कि पत्रकार कहते हैं ना हम जाति मानते हैं ना हम धर्म मानते हैं। पूरा समाज मान रहा है और अब तो समाज वैज्ञानिक मान रहे हैं कि भाई जाति के को छोड़ दे तो हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है उसको देखने का तरीका ही बड़ा कमजोर, पूरी तरह से कमजोर। पूरा नाम राजशेखर जी का राजशेखर त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, तमाम चैनलों में काम कर चुके हैं जी राजशेखर जी। तो मैं ये कह रहा था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और बमुश्किल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा भी घर है मंदिर से। अब यहाँ बाहर जो है वो सब कहा जाता है मठ है, योगी जी का मठ है। हमारे यहाँ उसकी एक ही पहचान है, मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर का मतलब हुआ गोरखनाथ मंदिर जा रहा है। अच्छा।
तो मैं तो अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके मन में, उन ब्राह्मणों के मन में, अपने रिश्तेदारों के मन में कहीं योगी को लेके किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं पाता हूं। मतलब मैं वोटर की बात कर रहा हूं। तो ये कौन से लोग हैं जो नाराज हैं और क्या नाराजगी है? अब कहा जाता है कि नहीं साहब वो योगी जो है वो ठाकरों की पॉलिटिक्स करते हैं। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जरा आप योगी को और करीब जाके देख लीजिए। मठ जिसको आप कहते हैं, मंदिर जिसे हम कहते हैं, उसके जो प्रभारी हैं वो द्वारिका तिवारी ब्राह्मण हैं। मंदिर का सारा कामकाज संभालने वाले लोग ब्राह्मण हैं। आप और नजदीक आइए योगी के, सबसे लंबे समय तक अब तक जो उनका सबसे करीबी अधिकारी है अवनीश अवस्थी ब्राह्मण है। ठीक है। और अभी इन विधायकों की जो बैठक हुई है जिसके आधार पे सारा बवेला खड़ा हुआ, उसमें सबसे चमकता हुआ चेहरा शलभमणि त्रिपाठी है, जो हमारी आपकी तरह पत्रकार है, हमारे साथ काम किया। और आपको मैं ये अंदर की खबर बता रहा कि बहुत सारे क्षत्रिय कहिए, राजपूत कहिए, ठाकुर कहिए, ऐसे उम्मीदवारों को जो कतार में लगे हुए थे उनको नकार करके योगी जी ने अपना मीडिया सलाहकार टेलीविजन के मामले में शलभमणि त्रिपाठी को बनाया था। तो ये मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ऐसी अफवाह है और इस तरह से सुचिंतित तरीके से प्लान्ड वे में उड़ाई जा रही। वरना आप एक मिनट के लिए योगी के किनारे कीजिए, आप ये देखिए कि योगी से नाराजगी का मतलब इस वक्त तो बीजेपी से भी नाराजगी होगी ना। भाई बीजेपी को ब्राह्मण अपनी पार्टी समझता है और किसी को भी ऊंची कुर्सी पे वहां बिठा दीजिए, ब्राह्मण ये मान के चलता है कि हमने ही बिठाया है, ये बंदा हमारा ही काम कर रहा है। क्योंकि वो सारी योजनाएं जिन पे बीजेपी काम कर रही है या बीजेपी के आने वाले मुख्यमंत्री या बीजेपी के ओबीसी चेहरे जो काम करेंगे, वो ब्राह्मणों को लगता है कि ये हमारी बनाई योजनाएं, हमारे काम है, जो पार्टी को हमने प्लान दिए थे और उन पे सब कुछ एक्टिव होके हो रहा है। तो ये आप कहें कि 50 के करीब एमएलए और एमएलसी मिलके बैठक करते हैं और उनसे जो है वो ये तय हो जाता है कि नहीं वो जो है बड़ी नाराजगी है ब्राह्मणों में। तो ये मतलब बना देना है कहानी का। तो बना कौन रहा है राजशेखर? हाँ, ये एक सवाल है। और ये सवाल मतलब इस सवाल का ही जवाब तो नहीं मिल रहा है। आप ऐसे देखिए कि हर ऐसी बैठक का नेतृत्व, उसकी लीडरशिप, उसका बरगद कोई एक बड़ा चेहरा होता है। ठीक, ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में आप जरा बताइए कि कौन सा बड़ा लीडर है जो ये कह सके दावे के साथ कि मैं ब्राह्मणों का सर्वमान्य नेता हूं, विधायक भी, सांसद भी, सब मुझे मानते हैं। अब आप एक और चीज देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, पूर्वांचल में ब्राह्मणों के एक बड़े नेता जिनके नाम से नारा लगता था, तो वो परशुराम, जो ब्राह्मणों के मतलब देवता सिंबॉलिकली, वैसे तो मेरा ये मानना है कि ब्राह्मणों का कोई भगवान है, उनका देवता नहीं होता, ब्राह्मण खुद ही अपना देवता और भगवान सब बनाते हैं। तो परशुराम से जोड़ के पंडित हरिशंकर तिवारी को देखा जाता था। पंडित हरिशंकर तिवारी अब नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके परिवार को पटकनी देने वाला उनका जो अपना विधानसभा क्षेत्र था चिल्लूपार, वो है राजेश त्रिपाठी। बाबा मुक्तिधाम वाले वहां कहे जाते, उन्होंने शमशान घाट बड़ा बेहतरीन करवाया। तो और ये ऐसे काम हैं कि जो जनता की स्मृति में लंबे समय तक रहते। तो और उसी के बूते वो विधायक बने भी, मैं आपको सच बताऊं, वरना वो भी अपनी पृष्ठभूमि से पत्रकार है। अब वो आदमी इस बैठक में नहीं था। दूसरा, आप थोड़ा और आगे चलिए, बरहज
बरहज से दुर्गा मिश्र, एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे ब्राह्मणों के, उनके बेटे विधायक हैं। इधर लखनऊ में पैरेलल बैठक हुई और उधर उन्होंने बाकायदा टेलीविजन के सामने आके और बाइट दी और कहा उसके विरोध में कि ये क्या तरीका है। आपको अगर कोई शिकायत है तो ये शिकायत आप अपनी जाहिर कीजिए पार्टी के फोरम पे, मतलब जो तरीके होते हैं। तो ब्राह्मणों ने ही नकार दिया इस बैठक को। अब एक तीसरा नाम ले लीजिए जिसे मेरा मानना है कि भविष्य का चेहरा है वो पार्टी का, शलभमणि त्रिपाठी, चमकता हुआ चेहरा, पूर्वांचल का है, गोरखपुर के बगल में देवरिया का है, उनका अपना जो उनके पिताजी का घर बनवाया हुआ गोरखपुर में है, तो उनके लिए देवरिया गोरखपुर एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ और दूसरा मतलब लखनऊ तो अपना रहते ही है वो ये बैठक हुई, जो भी बैठक कहा जा रहा। एक बार कहा गया कि साहब लिट्टी चोखा की दावत है, फिर उसके बाद जिन सज्जन ने ये बैठक बुलाई थी, पंचानंद पाठक कुशीनगर से विधायक है और मतलब मेरे लिए ही एक अननोन सा चेहरा है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी नहीं है भाई। इनके बुलाने पर वो चलिए पार्टी के लोग कर रहे थे तो शलभ चले गए वहां। उसके बाद से निकलने के बाद वहां से उनका जो रुख रवैया है वो ये बताता है कि साहब वो वहां कुछ उन्होंने महसूस कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को उससे किनारा कर लिया, उस बैठक से। दोबारा उनके मुंह में, मैंने कहा ना चमकता हुआ चेहरा, आपके पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं, तो आपने शलभमणि त्रिपाठी के मुंह में डाल के कि नहीं साहब दोबारा बैठक होगी। जब कहा गया कि शलभ के घर पे होगी, शलभ के बुलावे पे होगी, शलभ के बुलावे पे होगी और शलभ के उनका जो इसमें विधायक निवास में उनको घर मिला हुआ है, तो वो सरकारी निवास है, तो वो एक तरह से उन्होंने अपने उनको बना रखा है। जो क्षेत्र के लोग आते हैं वहाँ उनसे मिलते हैं, रुकते वगैरह, ये सब जो पूरा एक पारंपरिक तरीका रहा है। तो शलभ जनता से अपने मिलना जुलना, तो वो एक चमकता हुआ चेहरा है। आपने उनका कहना कि मेरे मुंह में डाल के ये बात बेवजह प्रचारित की जा रही है कि दोबारा बैठक होगी, मैंने तो ऐसे कोई बात कही नहीं। यानी पूरी तौर पे उस आदमी ने खंडन करके अपने आप को किनारे कर लिया। तो भाई कौन है जो लोग ये इस बैठक को इतना मत, और मजे की बात अब ये देखिए, योगी ने चुप्पी साध रखी। अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी या जो अनुशासनहीनता की बात है वो नए नए ताजा बने अध्यक्ष जी पंकज चौधरी ने कही है। योगी ने कुछ कहा ही नहीं और बार बार घुमा दी जा रही थी बात ये कि मतलब उसको जो जिसको कहते ना जद में ले आना, वो योगी को लाने की कोशिश थी। योगी ने अपनी चुप्पी से सब चीज पे पानी फेर दिया कि नहीं साहब, मतलब कुछ बोला ही नहीं। तो वो जो अब जिसको कहते हैं ना कि पानी फेर देना, तो इस सारे मंसूबे पे योगी ने एक तरह से कह लीजिए कि उसमें पानी फेर दिया। लेकिन राजशेखर जी, बिना आग के तो धुआं नहीं उठता ना। विधायकों का इकट्ठा होना, बीजेपी के ही ब्राह्मण विधायकों का इकट्ठा होना, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, वो भी उसी गोरखपुर के बगल के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कभी योगी जी के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं रही, दोनों अलग मिजाज के आदमी रहे, दोनों का विवाद रहा। उसके बावजूद उनको वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाना और ये कहना कि कुर्मी और बाकी सब जो जातियाँ हैं पिछले समाज के, जिन्होंने वोट नहीं दिया पिछले चुनाव में, वो अब पार्टी के साथ जोड़ेंगे, इसलिए इन्हें कमान दी गई है। तो कहीं ना कहीं योगी के खिलाफ भी तो एक माहौल पार्टी के अंदर से भी दिखाई दे रहा है। असली कहानी पे आप यहाँ पहुंचे। बाहर वाले केवल मजे ले रहे हैं। बाहर वालों से तात्पर्य मेरा ये है कि समाजवादी पार्टी हो गई या और दूसरे, मतलब अब कौन, बाकी तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी टक्कर। तो अखिलेश यादव अपना ये कि भाई शिवपाल ने कह दिया कि भाई अब हमारे पास आ जाओ अगर इतने नाराज हो तो, ठीक है। तो ये बाहर वाले मजे ले रहे हैं।
दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था अभी, जो मैंने अभी एक बात कही कि योगी जी ने चुप्पी साध ली, ठीक है, तो योगी जी ने चुप्पी साध दी तो इसका मतलब वो एक तरह से और कई लोगों ने उसका विरोध कर दिया, ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया, ब्राह्मण विधायकों ने विरोध कर दिया, तो यानी बात सबसाइड हो जानी चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि राख को कुरेदते हुए धुआं पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को गरमाए रखने की कोशिश की जा रही है। अब इतने सहानुभूति रखने वाले ब्राह्मणों से अचानक पैदा हो गए, अरे भाई 12 से 14% के बीच में ब्राह्मण है, तो वो मतलब जिसे कहते हैं वोटर कास्ट, अगर मैं कायदे से देखूं तो 19% संभवतः यूपी में मुसलमान है, उसके बाद तो दूसरे नंबर पे ब्राह्मण है, ठीक है। तो ब्राह्मण से होना तो ये चाहिए कि लोगों को ईर्ष्या होती और बाकी तमाम, तो पता चल रहा है पार्टी के अंदर से ही तमाम लोग सहानुभूति के शब्द बोल रहे हैं कि अरे भाई ब्राह्मण उनको ऐसे चेतावनी नहीं देनी चाहिए, तो ऐसा नहीं। वो अपनी अगर मान लीजिए जातियों के लोग बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब ठाकुरों की बैठक हुई, जब कुछ नहीं बोला गया, तो ब्राह्मणों की बैठक में को क्यों ऐसे वो किया जा रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य तो डिप्टी सीएम है, और जबकि ओबीसी से आते हैं साहब, वो ठाकुर हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो क्यों इतनी सहानुभूति रख रहे हैं। और ये 2 नाम मैंने सिर्फ आपको बताए हैं, और भी तमाम लोग हैं जो दूसरी जातियों से ताल्लुक रखते हैं, उनको अचानक ब्राह्मणों से बड़ा जो है प्रेम उमड़ आया है। तो ये कहीं तो कोई चीज दिखा रही है। अब दूसरी बात ये है कि जो पंकज चौधरी की आपने बात की, ये मैं पहले दिन से वॉच कर रहा हूं, और मैं अखबार में हुआ करता था जब योगी जी ने वो किस्सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे योगी जी का ऐलान हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंकज चौधरी जो ये अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये 65 की संभवतः पैदाइश है, 64-65 की, और योगी जी 72 की पैदाइश है। तो आप यही समझ लीजिए कि वो उम्र में भी बड़े हैं, पॉलिटिकल कैरियर भी उनका बड़ा है। हाँ, सीनियर कहते हैं वो अपने आप को, उनके करीबी लोग बोलते हैं। आप बताइए, पहले वो पार्षद बने, वो कहाँ से बने? गोरखपुर शहर से। दूसरे नंबर पे वो डिप्टी मेयर बनाए गए गोरखपुर शहर से। लेकिन उनको इस बात का आभास हो गया जब कि भाई बड़े महंत जी, पूजनीय अवैधनाथ जी, हम सब लोग भाई गोरखपुर शहर के नाते उनको उसी निगाह से देखते, श्रद्धा से ही देखते, क्योंकि वो उनका पूरा कैरेक्टर वैसा ही था। वो पॉलिटिक्स में और सब कुछ में रहते हुए भी आशीर्वाद देने की मुद्रा में ही रहते थे। तो ये भान था इनको कि भाई इसके बाद तो गद्दी योगी की तरफ जाएगी, फिर हमें कोई पूछेगा नहीं। तो इन्होंने रुख कर लिया महाराजगंज का, बगल का जिला है, ठीक है। और ये तो 2 बार चुनाव हारे हैं। एक बार सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की है, उनके पिताजी हर्षवर्धन सिंह से चुनाव हारे हैं, और एक बार समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह से चुनाव हारे। लेकिन योगी एक बार जब 98 में बनते हैं सांसद, तो उसके बाद जो अभी उन्होंने मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी उन्होंने संभाली, तब तक वो लगातार कंटिन्यूअस, क्योंकि उसके पीछे जो एक जुड़ाव लोगों का मंदिर से है, वो भी मैटर करता है। तो अच्छा, ये जुड़ाव ही लोगों का योगी की असली ताकत है। वो सामान्य मुख्यमंत्री नहीं है, पहले आप ये समझ लीजिए। उसके पास अपनी ताकत है। तो ऐलान कर चुका विधानसभा में कि मुझे मुख्यमंत्री पद का, आप वो मत समझिए। मैं आपकी बात नहीं काट रहा, आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन क्या ये जो उनकी अपनी ताकत है, यही पार्टी के अंदरूनी परेशानियों का कारण है? पहुंच रहा था कि वो बिठाई हुई गोटी नहीं है कि आप कुछ भी उनसे करवा लेंगे। वो आप उनको, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि वो यारों का यार है, और अगर आपका दुश्मन बन गया या नाराज हो गया तो फिर नाराज हो गया। और लोग कह रहे हैं अरे साहब वो ठाकुरों के मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। अरे कितने ठाकुरों को तो देखा हमने, उनको पत्ते काट दिए या उनको अपमानित कर दिया क्योंकि वो गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे।
गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष या संभवतः एबीवीपी के बड़े नेता, हाँ। वो मंच पूरी व्यस्तता में हम पहुंच गए। ये देखिए वो करना है योगी जी को, बड़े साधिकार की, मतलब मैं तो खुद भी ठाकुर हूँ, ये भी उनके मन में भाव रहा होगा। तो कोई कागज पे दस्तखत कराने पहुंच गया, योगी ने वहीं झड़क दिया। एक गोरखपुर विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के अध्यापकों को ये सुविधा है कि राजनीति और अध्ययन अध्यापन वो एक साथ कर सकते हो, उस तरह के सरकारी कर्मचारी माने नहीं जाते। अब वो किसान विसान विंग जो है बीजेपी की, उसके नेता हैं, उनको कहीं का मामला था, उनको बड़ी उम्मीद थी कि हमारा तो, हम एक तो ठाकुर है, योगी जी के करीबी माने जाते हैं। योगी जी ने उनकी योग्यता और दूसरा जो बंदा था उसको परखा, उनका टिकट कट गया। तो योगी जो कहते हैं ना कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि यारों का यार है, और दूसरी बात आप उससे कोई भी बात ऐसे नहीं मनवा सकते कि वो बस आपने कह दिया और योगी ने मान लिया। और कहीं कुछ तो है पार्टी के, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पैलेशियल कू की कोशिश, महल के अंदर की साजिशें। ये बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा, ये विद इन पार्टी पॉलिटिक्स है, विद इन पार्टी सियासी साजिश है योगी के खिलाफ। ये बात तो मैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन मेरे दिमाग में नहीं है। हाँ, अब ये पार्टी को तलाशना कि आप इतने समर्थ मुख्यमंत्री के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है तो क्यों होने दे रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को ये समझना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये सामान्य बात नहीं है। यशवंत देशमुख, उन्होंने जो सर्वे किया बिहार चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट उन्होंने बताया 26% और योगी का 24%। 2% का फर्क है। हालांकि 2-3% के फर्क बहुत होते हैं, लेकिन जिस बृहत्तर परिदृश्य में वो सारी चीजें हो रही थी, सिर्फ 2% वही पीछे। एक स्वाभाविक जो भावना है लोगों की, मतलब मुझे कुछ मित्रों ने बताया कि बिहार में योगी गए, वो बुलडोजर बाबा को देखने के लिए दरभंगा में जिस तरह की भीड़ लगी थी, दोनों तरफ वहाँ की जो बीएमपी या क्या बोलते हैं वो, जैसे यहाँ यूपी में पीएससी होती है, वो पुलिस है, तो उसे रस्से लगा के खड़े होना पड़ा। और लोग देखने के लिए कि स्टार आया, उस तरह की उत्सुकता थी लोगों में। तो योगी हर जगह डिमांडिंग भी है। तो क्या कुछ लोग विद इन पार्टी, क्योंकि इस वक्त पार्टी की ओमनी प्रेजेंस है, कहते हैं हर जगह पार्टी है, हर जगह पार्टी ही पार्टी है। तो क्या कौन लोग हैं जो पार्टी में योगी से चिढ़ रहे हैं, योगी से डर रहे हैं, योगी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 27 में अगर कोई ऐसा दाग नहीं लगा, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो अब ये 1 साल गुजरेगा, हम अंतिम चरण में 25 के 2 दिन में रह गए, 26 गुजरेगा, 27 आ जाएगा, आधी 26 से तैयारी शुरू हो जाएगी। तो आप सोचिए अगर 27 में योगी आते हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आ जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के, अब आप सोचिए कि तीसरी बार अगर वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर उसकी दावेदारी कहां कहां तक होगी। तो ये कौन लोग हैं जो ये साजिशें रच रहे हैं? या ये जो बैठक हुई, मैंने कहा कि अनाम से विधायक है, ठीक है, लगभग अनाम से विधायक पंचानन पाठक साहब, जिनका अब सोचिए कि बैठक होने के बाद ये था कि अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, 2-4 दिन पहले हम लोग मिले थे, विधानसभा में बात हुई थी, तो मेरी पत्नी का बर्थडे आ रहा था, तो मैंने कहा कि उनके जन्मदिन पे सुंदरकांड का पाठ है, आप लोग आ जाइए, तो हम लिट्टी चोखा खिलाते हैं। और अब उसके बाद से वो जब उन्होंने बैक ट्रैक किया खुद को, तो कोई ऐसा है जो उनको बैक ट्रैक करने ही नहीं दे रहा। बार बार वो तरह तरह के ट्वीट उनके आ रहे हैं। अभी भी ट्वीट किया है, कल भी उन्होंने ट्वीट किया है। हाँ, उन्होंने बकायदा ये कहा है कि ब्राह्मण तो जहां भी बैठक करता है वो ज्ञान की बात करता है, वो वहां से कोई उस तरीके की बातचीत नहीं होती, ज्ञान की बात होती है, वहां पर बातचीत होती है, विमर्श होता है। और ये उनका ट्वीट देखिए आप, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा ये ट्वीट, ये आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ।
जय श्री राम, सनातन जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक, संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। ये अब भी कर रहे हैं ये ट्वीट। भाई सवाल इस बात का है कि इससे इनकार किसको है पार्टी में? हाँ, इससे पार्टी के बीच, जब हम पार्टी के अंदर चले आए हैं तो पार्टी में इस बात से इनकार किसको है? और ब्राह्मणों को ये लग कहाँ रहा है कि उनको जो है उनसे मार्गदर्शन लिया नहीं जा रहा। अब तक जो पार्टी काम करती आ रही है, आप जरा ब्राह्मणों से बैठ के बात कर लीजिए, उनके मन में लगातार यही बात है कि भाई वो जो है हमारा ही तो जो प्लानिंग, जो डिजाइन, जो नक्शे हम बना रहे हैं उसी को एग्जीक्यूट कर रही है सरकार। बैठे गद्दी पे कोई, पार्टी तो हमारी है, सरकार हमारी है। तो ये देखिए, एक और भी इसमें मैं एक नैरेटिव यहां ले आना चाहूंगा। महाभारत में अभिमन्यु को घेर के मारा गया चक्रव्यूह में, ठीक है? कौन लोग थे? उनके अपने थे, सब चाचा ताऊ। और वहां से उससे पहले तक, जहां कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं, तब तक अर्जुन के हाथ थरथरा रहे थे अपना वो गांडीव और वो सब उठाने वो कह रहे थे कि सब अपने मेरे सामने, मैं कैसे मार दूंगा, इनको कैसे मार दूंगा। उन्होंने कहा कि न तुम मार रहे हो, न तुम मर रहे हो, न कोई मरता है, न कुछ। कृष्ण का जो अपना, ये सब इधर भी मैं ही लड़ रहा हूँ, उधर भी मैं ही लड़ रहा हूँ। तो इतना बृहद ज्ञान देना पड़ा उनको, तब जाके अर्जुन तैयार होते हैं। और उसके बाद भी, जिसको हम धर्मयुद्ध की परंपरा कहते हैं, कि जब शाम ढल जाती है, शंख बज जाता है कि भैया अब युद्ध नहीं होगा, तो लोगों का एक दूसरे के खेमे में आना जाना लगा हुआ। लेकिन वो अभिमन्यु का वध, आप गौर से देखिएगा, महाभारत की पूरी लड़ाई को पलट देता है। मतलब क्रूरता अपने एक नए कलेवर और तेवर के साथ प्रवेश करती है कि अब इसे मार डालना है उसको। फिर वो जरासंध का कैसे वध होता है, छिपा हुआ है, तो वो पहले शंख बज गया, हल्ला मच गया कि अब मैं तो अपनी वो कर लूंगा। अर्जुन ने तो वो देखने के लिए आया, पता चला उतनी देर में भगवान ने अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया था कि वो फिर उसका उन्होंने हटा लिया था। फिर वो द्रौपदी का मतलब कितना रौद्र और खौफनाक कि भाई उसके, जब तक मैं अपने बाल उसके रक्त से नहीं धोऊंगी। तो मेरे कहने का मतलब कि ये योगी को सवाल है कि क्या अभिमन्यु भी बनाने की कोशिश की जा रही है? वो चक्रव्यूह को तो कई उसमें था ना कि भाई यहां तक तो वो पहुंच ही जाएगा, तो चलो बाकी हम संभाल लेंगे, इतना वो जानता है। तो अब उसको योगी वहां तक पहुंच गया। तो अंतिम समय में अब आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कह दिया मैंने कि 27 में अगर योगी उम्मीदवार हैं तो योगी आ रहे हैं, इससे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूर दूर तक कोई कुछ दिख नहीं रहा है और कोई अचानक बहुत पॉलिटिक्स अभी बदलती हुई भी मुझे नहीं दिख रही। अब इसका कोई वो नहीं, लेकिन अगर योगी उम्मीदवार है तो योगी वही, मतलब कोरोना के टाइम पे योगी को हटाने की कितनी कोशिशें हुई, और योगी ने कहा भाई मैं प्रशासन में हूं, और तमाम तर्क योगी ने खुद दे दिए कि भाई ये कौन सी बात है, इसमें जब महामारी है मैंने अपना काम किया ही कर रहा हूं, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। नहीं, आप कुछ लोगों ने ऐसे भी सुनने में आया कि कहा गया कि अच्छा ठीक है, हम आपको ऐसा थोड़ी है एकदम मुक्त कर रहे हैं, आप एक्चुअली आ जाइए दिल्ली। योगी ने तभी साफ कर दिया था कि यहाँ नहीं तो गोरखपुर। भाई साहब, योगी की फॉलोइंग मठ की महाराष्ट्र से शुरू होती है, बल्कि असम से कायदे से, और महाराष्ट्र से लेके कहाँ तक है, आपके भिवानी हिसार, ठीक है? मतलब ये नाथ संप्रदाय का बिल्कुल बिल्कुल कितने मठ हो, कितने वो हैं, तो वो इतनी बड़ी फॉलोइंग है उस आदमी की। वो उसके आगे जहां नेता मंत्री अपना सर झुकाते, उसके लिए कोई बड़ी चीज थोड़ी है। वो जब चाहेगा वो तो कह दीजिएगा विधानसभा में ये छोड़ चला जाऊंगा, तो उसे यहाँ क्या कहते हैं, दिल्ली आने में, केंद्रीय उसमें बैठने में कोई रुचि नहीं है। या तो वो वहाँ मुख्यमंत्री है, या फिर उसी कैलिबर में मामला चाहिए, नहीं तो फिर तो वो अपना मठ से हैंडल कर लेंगे।
लेकिन राजशेखर जी, अक्सर ये कहा जाता है कि दिल्ली और लखनऊ ये अलग अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। बहुत खबरें इस तरह की आती हैं कि अंदर अंदर कुछ चल रहा है, अंदर अंदर कुछ चल रहा है। सबकी जानने की इच्छा है कि आखिर वो चल क्या रहा है। और जैसा आपने कहा कि 27 के बाद निश्चित तौर पर अगर योगी आदित्यनाथ जीतते हैं इस बार, तो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे को 3 बार जीतना, और वो भी पहली बार तो चलिए उनका नाम अनाउंस नहीं था, दूसरी बार अनाउंस था, वो मुख्यमंत्री थे, तीसरी बार फिर उनका चेहरा जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ा उनका कद पार्टी के अंदर भी हो जाएगा। तो इसी के आगे मैं बस छोटी सी चीज और जोड़ रहा हूँ कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है बीजेपी के अंदर भी, बीजेपी के बाहर भी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन, क्या उनके बाद कोई ऐसा नेतृत्व है बीजेपी के पास? कई लोग कहते हैं टूट जाएगी, बिखर जाएगी, तो क्या ये उससे भी जुड़ता है क्या तार? देखिए, टूट जाएगी बिखर जाएगी जैसी चीज नहीं होगी। हाँ, क्योंकि उसके पीछे पे तो संघ की रीढ़ है। हाँ, ठीक है। हाँ, और संघ अपनी मर्यादाएं और सीमाएं भी समझता है। हाँ, तो अगर आप पावर में हैं, हाँ, तो संघ जो है वो आपको पावर में आपके तरीके से अपना काम करिए, वो डिस्टर्ब नहीं करता। उसने अटल बिहारी वाजपेयी को भी डिस्टर्ब नहीं किया, जबकि बहुत सारी चीजें वाजपेयी जी अपने इस तरह की करते थे जिससे वो संघ संतुष्ट हाँ, नहीं रहता था। तो पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, ये सब पे तो मैं नहीं जाता। वो उसके बारे में मेरा इतना गहरा वो भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना तो है निश्चित रूप से कि इतनी बातचीत हमारी हुई, हाँ, तो इस बात में वो क्वेश्चन मार्क तो मैं भी लगातार उठा ही रहा हूँ हाँ, कि लखनऊ वर्सेस दिल्ली नाम की कोई चीज चल रही है क्या। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि किनके भी चल रही है, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। ये बैठक हुई तो किस बड़े नेता, कौन सा बड़ा ब्राह्मण नेता है जिसके नेतृत्व में ये बैठक हो गई भाई? ठीक है, तो आप ये देख ही रहे। दूसरा, वो आपको मैंने सर्वे बता दिया कि 26% पे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो 24% पे माननीय योगी जी हैं। और वो भी आप ये देखिए किसी ने बनाया नहीं है। योगी इज डिमांडिंग हिमसेल्फ एज अ मतलब सुपर लीडर। तो मतलब वो खुद थोड़ी डिमांड कर रहे हैं, ये पब्लिक की डिमांड है कि बुलडोजर बाबा आ गया, बुलडोजर। अच्छा, दूसरी जो मैं कहना चाहता हूँ, योगी जैसे एक होता है ना कि भाई हरमिटेज होती है, इनके जो गुरुजी पूजनीय महंत अवैधनाथ जी थे, वो साधु थे, चुनाव लड़ते थे तो भी बाहर नहीं निकलते थे मंदिर परिसर से। वो करने वाले लोग होते थे, वो अपना काम करते थे, और लोग जो है जाके उनको श्रद्धा भाव से वोट देते थे। योगी आए तो योगी ने ये दिखाया, वो मेरे सामने की बात है। लोग बार बार वो एक जिक्र करते कि 2007 में कर्फ्यू लग गया, योगी अरेस्ट हो गए। अरे तब योगी पॉलिटिक्स में आ चुके थे तो उसको अंडरलाइन किया जाता है। अभी योगी पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तभी वो हेड ऑन कोलिजन कर रहे थे और सड़क पे उतर जा रहे थे। अब किस्सा ये है कि मदीना मस्जिद गोरखपुर में है, डाउनटाउन गोरखपुर, वहां कुछ दंगा फसाद टाइप का माहौल बन गया और समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, जफर अमीन डक्कू नाम था, वो उनको जिला अध्यक्ष वगैरह थे, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। योगी तक खबर पहुंची कि वो वहाँ हैं और ये सब हो रहा है। योगी मंदिर से भगवा रंग की अपनी मेटाडोर कहिए या वो छोटी सी जो भी गाड़ी थी उसमें पहुंचते किसी को उम्मीद नहीं थी कि योगी सीधे मौके पे आ जाएंगे, क्योंकि वो एक जो बढ़ता जाता है कि साहब वो जो नहीं वो योगी जी हैं, और उस वक्त तो उत्तराधिकारी अनाउंस हो चुके थे, उनको छोटे महाराज जी कहा जाता था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यूं दरवाजा खोला योगी ने, और अब क्या साउथ इंडियन पिक्चरें बन रही होंगी। बस का, छोटी सी बस थी ट्रैवलर टाइप की, और दरवाजा खोला और सबसे पहले आ गए। तो उस घटना के बाद बहुत सारे लोग चकित। पहला कर्फ्यू योगी की वजह से वो लगा था, 2 दिन का कर्फ्यू लगा, और हम अखबार के दफ्तरों में बैठे हुए तो हम पास के जुगाड़ में कि भाई फिर कल आना है, कैसे होगा क्या होगा। हम तो इसी में अपना
वो थे। तो फिर ये हुआ कि अभी एक किस्सा सुनिए। हाँ हमारे ब्यूरो चीफ थे, हाँ जिस अखबार में मैं था, तो वो अचानक आए, और मैं कब रिपोर्टर, हाँ। ब्यूरो ऑफ दफ्तर, हाँ। प्रेस था नहीं, तो बैठ के वो मैं कुछ पहले आ जाते थे हम लोग। आधा दिन जो है वो खबरें जो आई रहती थी डेस्क से, तो हम जैसे लोग वो खबरें अपना बनाते थे। फिर उसके बाद दोपहर के आसपास बाद जब लंच होता था तो फ्री कर दिया जाता था कि जाइए अब अपने मन से अपनी खबर खोज के लाइए, कोई बीट वीट का बंटवारा नहीं। तो ऐसे ही सुबह मैं आके कुछ कर रहा था, हमारे ब्यूरो चीफ आए, उन्होंने मुझसे पूछा, राजशेखर स्कूटर लाए हो? हाँ तो हमने कहा जी, छोटा शहर, और अब 7 का मामला, तो अब स्कूटर ही अपना लग्जरी थी। तो मैंने कहा जी आओ चलो। नीचे हम लोग पहुँचे गाड़ी के पास, उन्होंने कहा यार स्पाइरल रख लिया, तो वो मैं अभी नया रिपोर्टर तो हमेशा आदत रहती थी। हमने कहा पेन रखे हो? हमने कहा चलो। मैं समझ ही नहीं पाया कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर वही वाली बात की सवाल नहीं करते इतना, मतलब ब्यूरो चीफ कहाँ और मैं एकदम नया नया। वो सीधे उन्होंने मंदिर का रुख करवाया। मंदिर पहुंचे तो महान जी से बात करनी। उनका मकसद सिर्फ यही जानना था कि भाई ये योगी जी ने ये जो किया है, आप महाराज जी क्या सोचते हैं? ये मंदिर से निकल के वहाँ पहुँच गया, कर्फ्यू लगाना पड़ गया। तो महान जी ने उसको ओन किया। तब महान जी मतलब अवैधनाथ जी ने ओन किया। और उनका पहला सेंटेंस था कि हमारा योगी शेर है। मेरी भूमिका केवल वहां ये थी कि वो जो बोल रहे हैं उसको नोट करना, थोड़ा थोड़ा नोट करना, मतलब भाई कि भाई बोलने के फ्लो में, तो पॉइंटर्स। अचानक उसी बोलने के फ्लो में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अगला चुनाव योगी लड़ेंगे। तब तक अनाउंस नहीं हुआ ना ना ना। बाद में अब जब ये कर दिया तो आए तो कुछ और खबर लेने के लिए थे, तो इतनी बड़ी खबर मिल गई। और मान जी का तो केवल गोरखपुर नहीं है ना, वो तो राम जन्मभूमि आंदोलन न्यास के लीडर होने की वजह से कि भाई अब इनकी जगह अब कौन आएगा संसद, ये सब खबर तो लखनऊ तक एकदम बावेला। तो हमारे पास उन्होंने कहा चलो जल्दी दफ्तर आए। उसके बाद तो मेरी भूमिका बहुत और गौड़ हो गई, कुछ और सीनियर बुलाए गए, और फिर वो दरवाजा बंद हुआ। मैं स्पाइरल लेके गया कि अगर कहीं कुछ भूल भाल जाए इसमें कि ये क्या लिखे हो, ये क्या लिखे हो, वो सारी चीजें गौड़ थी। योगी लड़ेंगे अगला, मतलब ये हेडलाइन थी, और फर्स्ट पेज पे वो खबर छपी, और उसके बाद पूरा इंटरव्यू सेकंड पेज पे छपा, और उसके अलावा उसकी विज्ञप्ति बनाई गई जो अन्य दफ्तरों में हम लोग, मतलब मैं ही और हमारे एक और मित्र थे, तो हम दोनों लोग कहा गया और बाकी दफ्तरों में जरा अखबार के बांट आओ। तो उसमें जो सीनियर उन उसमें दफ्तरों में बैठे थे, तो उनमें एक आदमी शिकायती लहजे में कहा कि भाई ये इतनी बड़ी खबर है, इस पर महान जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। ये है, मतलब एक तो हम वंचित हुए इससे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो सबको मिलती। अब तो हमारे दफ्तर में पूछा जा रहा है कि पूछा जाएगा या पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हें ये खबर नहीं है। लेकिन अब जो होना था हुआ। तो साहब ये आप समझिए कि योगी का को मतलब उनको सांसद बनाया जाना, ये हमारे सामने की घटना है। और तब ये पंकज चौधरी जो आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, प्रॉपर पॉलिटिक्स में थे, उस लिहाज से सीनियर है। और अब जरा देखिए, कई लोगों ने, अब ये भी एक सवाल है, कई लोग बता रहे हैं कि साहब उनको जो है योगी को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश ऐसा बोला ही जाता है। अरे आप क्या कंट्रोल करेंगे? अगर आप मुझको कहा गया है कि आप राजशेखर जी को कंट्रोल करेंगे, और आप उसके बाद राजशेखर जी के पैर छू लें, अब आप मुझे कंट्रोल कर पाएंगे? वो महाराज जी हो गए। आप समझिए इस बात को। तो वो अच्छा, एक योगी का हो रहा है, पंकज चौधरी का मतलब उसी शहर में उनका बहुत बड़ा कारोबार है। जैसे वो सिरदर्द वाला तेल आता है, ब्रांड्स के नाम लेना कितना उचित है मालूम नहीं, लेकिन उधर बहुत प्रचलित है। तो मतलब वही लाल वाला तेल सिर में ठंडक वंडक पहुंचाए, तो वो उनका पीढ़ियों कारोबार है, 2-3 पीढ़ी का।
तो वो पैसा है उनके पास। ये सारा पैसा और सब कुछ अपनी जगह है। वो मठ में बैठा हुआ साधु, उसका औरा अपनी जगह है। एक खबर हल्की सी कहीं से दौड़ती है, अब की बारी योगी जी नहीं निकाल पाएंगे। तो जो आदमी बहुत निश्चिंत होकर बैठा कह रहे योगी निकाल ही लेते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। काहे? फलाने मोहल्ले में योगी के अगेंस्ट भाई साहब ठपाठप वोटिंग हो रही है। अब समझिए कि 5 बज गया है, ये वोटिंग अब 1 घंटे के अंदर समाप्त होने वाली है। तो वो सज्जन कह रहे हैं अपने घर में, अरे सुन रही हो, तुम भी तो नहीं गई वोट देने ना। तो उनकी पत्नी ने कहा हम यहीं रह, एक काम करो सब बंद करो, चलो पहले वोट दे के आते, कहीं बाबा हार ना जाए तो पूरे शहर की नाक कट जाएगी। तो वो औरा है। और मैंने कहा कि अब कौन लोग हैं जो योगी को इस तरह मतलब चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्टी नेतृत्व को पहचानना होगा। एक मेरा अब अंतिम सवाल राजशेखर जी, क्योंकि ये इनसाइड पॉलिटिक्स जानने के लिए और दर्शक भी सोच रहे हैं कि वो इसी तरीके से वो देखना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, अगर हम इस समय वर्तमान बीजेपी पर नज़र डालें तो केंद्रीय गृह मंत्री एक मजबूत नेता है। उनकी छवि, पार्टी के कई नेता कहते हैं कि सरदार पटेल वाली छवि दिखाई देती है। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए गृह मंत्री रहते हुए। जो पुराना सपना था जनसंघ के समय से 370 को हटाने का, वो पूरा किया गया। कई ऐसे उनके नाम के आ गए। संगठन पर इस समय उनकी पकड़ है। नए जो कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन, वो कहा जाता है कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि पंकज चौधरी को भी दिल्ली से भेजा गया है कि एक कंट्रोल बना रहे। ऐसी बातें जो यूपी और आसपास के लोग, जो पत्रकार चर्चा करते हैं। तो क्या ये नंबर 2 की भी वो है कि क्या मोदी के बाद सबसे पावरफुल कौन? मैं तो इस मामले में, आप तो मोदी के बाद कौन की बात आप कर रहे हैं। जो मेरे मित्र बीजेपी कवर करते हैं, सरकार कवर करते हैं, उन सबसे मेरी जो बातचीत होती है, इसमें वरिष्ठ लोग हैं मेरी, और जो समझ बनती है, कुछ नेता भी हैं उसमें, उनसे जो मेरी समझ बनती है वो ये है कि मोदी जी अब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। और इनफैक्ट ये पार्टी जो है वो अमित शाह जी चला रहे हैं, वो ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल, संगठन के लेवल पे हो, किसको क्या बनाना है, नितिन नवीन को क्या बनाना है, फला को क्या बनाना है, ये वो मुझे, मेरी जो जानकारी है वो मोदी जी को सूचित कर देते हैं। मोदी जी बहुत होगा तो 1-2 सवाल पूछ लेते होंगे, निटी ग्रिटीज या जो कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है। भाई योगी जी को ही कौन लेके आया, आप पहले समझ लीजिए। योगी जी को मतलब अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। अब उनको ये उम्मीद थी कि पार्टी जीत गई इतना बम्पर, वही बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। और ये चर्चा चलने लगी कि लेकिन ठीक है भाई, बीजेपी है तो अभी किसी और की तलाश हो रही है, आप शायद नहीं बन रहे हैं। तो ये खबर मिली तो यही मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए वो जो एकदम पुराने टोटके और पैटर्न है। तो इन सब के ऊपर भगवा डाला गया। भगवा डालने का मतलब हुआ कि वो फिर किसी जाति का, किसी धर्म, मतलब धर्म तो खैर है ही, मतलब किसी जाति का, किसी सबसेक्ट का बना हुआ आदमी नहीं है। बाबा अपने आप वो कहता है तो वैसे ही छोटा मोटा ब्राह्मण तो अपने आप हो जाता है। मतलब अपने आप को तो कहते भी नहीं, तो महाराज जी करके पैर छू रहा है। जिस आदमी ने सन्यास ले रखा हो और भरी जवानी में सन्यास लिया हो, तो वो एक उनको ये अपनी उनकी अमित शाह जी की समझदारी थी कि उन्होंने गोरखपुर से उनको उठाया, चार्टर्ड प्लेन गया, ले आए और वो पूरे उसमें भगवा उड़ा दिया। अब हाँ भाई ठीक है योगी, उसमें हर जाति के लोग खुश। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी अभी जो चल रही है, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो अमित शाह जी के कहने पे चल रही है।
भाई मुख्यमंत्री से डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस हाँ मंजूर कर लेंगे। हाँ ये अमित शाह जी के अमित शाह कहने ही पे करवा हुआ। सकते हैं, वही करवा सकते हैं, वही करवा सकते हैं। तो वो चलाना जानते हैं पार्टी को हाँ बहुत अच्छी तरह। तो सरकार भी तो चलाना जानते हैं ना, सरकार मैं भी तो वो। कह रहा हूँ ना, पार्टी संगठन सरकार सब कुछ हाँ। हैंडल करना, मतलब उनकी इस काबिलियत और इस पे। अब अगर ये हो कि भाई ये नेतृत्व हैं हाँ और वहाँ योगी बैठे हुए हैं, हाँ इन्हीं दोनों के बीच में चल रहा है, हाँ तो इसे कौन सॉल्व करेगा, कौन मिट आउट करने की कोशिश करेगा? क्योंकि इधर एक लगातार ट्रेंड दिख रहा है कि जरा सा भी कुछ होता है यूपी में तो आप सोचिए कि संघ में ये कहा जाता है कि संघ प्रमुख यानी सर संघ चालक, वो फिर अब जब एक बार कोई सरसंघ चालक बन गया तो वो भाषण देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए ही होता है। हाँ। जो काम काज है वो सर कार्यवाह देखते हैं, दत्ता जी हाँ होश बोले हाँ वो पहुंच जाते हैं। अभी जब ये सारा कुछ चल रहा था हाँ कि कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, हाँ तो प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए साहब वो जो है भेजा गया उनको सूचना देने के लिए ठीक से हाँ बीएल संतोष को। हाँ बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री के निवास पर बैठक हाँ। की, फिर बीजेपी कार्यालय में 2 दिसंबर हाँ। या 3 दिसंबर का मामला। तो इसका मतलब संघ की भी निगाह है ना इस पे, हाँ और वो इसको, और दूसरी जो बड़ी चीज है, शाखाएं जिस पार्क में लगती हैं हाँ संघ के पास मैसेज वहां से जाता है विक्रांत बाबू, हाँ और वो अपने डिसीजन वहां लेता है। कभी किसी जमाने में, और तब कुछ था भी नहीं पार्टी के पास, हाँ ये मोदी जी के टाइम ही शुरू हुआ जब खुद क्या कहते हैं कि इन्होंने कहा था, मोहन भागवत जी ने, हाँ कि इस बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की डिमांड हाँ वो नीचे से आई नीचे थी। से आई है। मोदी जी का नाम नीचे से आया। हाँ तो मतलब संघ को भी पता है, वो सब अपना लगा हुआ है, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये विद इन पार्टी फाइट है, हाँ पैलेशियल कू की कोशिश है, हाँ और इसमें बाहर के लोग केवल मजे ले रहे हैं। हाँ और आश्चर्यजनक रूप से आप ये देखिए हाँ कि गैर ब्राह्मण लोग, हाँ वो अचानक उनकी सहानुभूति, चाहे वो पार्टी में हो, पार्टी के बाहर हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, उनकी बड़ी रुचि इस बात में अरे चल रही है। राजशेखर जी, इसी नोट पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर देखिए घर के अंदर झगड़े होंगे तो बाहर तो आनंद लिया ही जाएगा, बिल्कुल। और विपक्ष के लिए इससे मुफीद क्या हो सकता है जब बिल्कुल। पार्टी के भीतर के झगड़े सामने दिखाई दे रहे हो। बिल्कुल। विपक्ष के लिए तो ये एक मुफीद मौका है, और सामने चुनाव है। तो इनसाइड पॉलिटिक्स के इस अंक में इतना ही। आप लोग ये समझ गए होंगे राजशेखर जी के साथ इस बातचीत से ये तो साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी के भीतर जो कुछ योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द हो रहा है या उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, वो पार्टी के भीतर से ही हो रहा है, और उनका जनक भी पार्टी के भीतर ही है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए।